हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड परीक्षावाणी करंट अफेयर की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक में दिए हुए समसामयिक घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर 2022 को कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आप जानते हैं ये सारे पार्ट जो हैं आपके सभी आगामी एग्ज़ाम्स, चाहे वो पटवारी लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर कनिष्ठ सहायक हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हमने इससे पिछले पार्ट में बताया था कि आज की वीडियो में हम उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ इससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें भी हम कवर कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ठीक है। तो कब ये पेश किया गया देखते हैं। 17 जून 2022 को राज्य विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो ध्यान रखें, 17 जून 2022 को पेश की गई है 2021-22 की रिपोर्ट। तो 2022-23 की यानी कि इस वर्ष के लिए भी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ये जून के आसपास की जाएगी, ठीक है, 2023 में। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इनमें इसी रिपोर्ट से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो पहला देखें, कोरोना के कारण राज्य गठन के बाद से अब तक पहली बार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहली बार ऐसा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बार प्रदेश की आर्थिक विकास दर शून्य से नीचे गिरकर कितनी हो गई, -4.42%, यानी कि ऋणात्मक रही और -4.42% देखी गई। कब? कोरोना काल में, ठीक है, कोरोना के कारण। तो ये ध्यान रखेंगे कि राज्य गठन से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य की जो आर्थिक विकास दर है ये माइनस में चलेगी, शून्य से नीचे गिर गई और कितनी रही, -4.42%। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना के समय आर्थिक विकास दर कितनी रही, ठीक है। लेकिन इस वर्ष के लिए जो ये रिपोर्ट 21-22 पेश की गई तो इसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रदेश की जो अनुमानित आर्थिक विकास दर है, यानी कि इस साल के लिए जो आर्थिक विकास दर रहेगी ये कितनी अनुमानित है, 6.13%, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो ध्यान रखें 6.13% रहने का अनुमान है, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, प्रचलित भावों पर वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय ध्यान रखें, अभी हमारी प्रेजेंट में जो प्रति व्यक्ति आय है इस रिपोर्ट के अनुसार ये है 1,96,282 रुपये। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसा ही याद कर लें क्योंकि विंसर ईयर बुक में भी इस बार ये पूरा कवर किया हुआ है। तो यहाँ से आयोग क्वेश्चन बनाता है डायरेक्टली, तो इसे बना सकता है। तो आपका जो प्रति व्यक्ति आय है उत्तराखंड राज्य की ये है 1,96,282, यानी कि लगभग 2 लाख के आसपास। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो ये है 1,50,326। इसका अर्थ हुआ कि उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है ये राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से भी ज़्यादा है, अर्थात उत्तराखंड राज्य जो है थोड़ा सा समृद्ध है, ठीक है, अच्छी कंडीशन में है। अगला देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, राज्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान। तो जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, अलग अलग क्षेत्र जहाँ से अर्थव्यवस्था के लिए रेवेन्यू आता है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता होगा अर्थव्यवस्था के लिए 3 क्षेत्र होते हैं इंपॉर्टेंट, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, इनको एक बार हल्का सा समझ लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कहने का अर्थ हुआ आपका ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन जो होता है ये प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर होता है, यानी कि प्रकृति से डायरेक्ट हम जो है उत्पादन करते हैं प्राकृतिक चीज़ों से। जैसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, मिट्टी है, ठीक है, लकड़ी है, तो उन सब का इस्तेमाल करके अपना हम उत्पादन करते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में आपका कृषि आता है, ठीक है, और कृषि से जुड़ी हुई सारी क्रियाएं जैसे पशुपालन है, ठीक है, इसके साथ साथ आपका मत्स्य पालन है और इसी के साथ साथ आपका वानिकी है, ठीक है, या फिर आपका खनन है। तो इन सब में डायरेक्टली हम लोग लिंक होते हैं किससे, प्राकृतिक चीज़ों से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक क्षेत्र में इंक्लूड होता है, ठीक। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में बने हुए उत्पादों का प्रयोग करके कुछ नया उत्पाद बनाया जाता है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रोसेस करके एक नई चीज़ सामग्री बना दी जाती है, तो उसे कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत आते हैं मेनली उद्योग। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि कार्य किया और कृषि से उत्पन्न किया गेहूँ,
इस गेहूं को द्वितीय क्षेत्र ने लिया और इस गेहूं का बना दिया आपका बिस्किट, ठीक है, या बना दिया इसका ब्रेड, तो ये क्या हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद हो गया। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को प्रोसेस करके ही ये चीज़ बनाई है, इसीलिए इसे कहेंगे हम द्वितीय क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र को जनरली आपका सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, इसको सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप लोग पैसा देते हैं या शुल्क देते हैं या फिर कोई फीस देते हैं और उसके बदले आपको कोई सेवा दी जाती है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल चले गए, ठीक है, कोई बीमारी हुई, हॉस्पिटल गए, आपने वहाँ पर पे किया और उसके बदले आपको क्या मिला? सेवा मिली, आपकी बीमारी ठीक कर दी गई, तो ये क्या है? सेवा क्षेत्र। इसी प्रकार आप लोग सिनेमा में गए, यहाँ आपने टिकट दिया और आपको मूवी देखने को मिल गई, तो सेवा मिल गई। तो इस प्रकार के इस क्षेत्र को कहते हैं आपका सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका उत्तराखंड की जीडीपी में क्या योगदान है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कितना है? 44.87%, ठीक है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है तृतीय क्षेत्र, जिसका योगदान है 42.97%। और सबसे कम योगदान अगर आपसे पूछा जाता है राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र का अर्थात कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, जो कि 12.11% है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर का है, द्वितीय क्षेत्र का, फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्र का है और उसके बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र का, ये इनका क्रम है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो इससे संबंधित यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है, तो इससे संबंधित ये फैक्ट आप याद रखेंगे। राज्य गठन के समय प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में कुल औद्योगिक इकाइयाँ कितनी थी, अर्थात जहाँ पर कोई ना कोई उद्योग स्थापित है और उस उद्योग से कोई ना कोई उत्पादन हो रहा है द्वितीय क्षेत्र का, ठीक है। तो कितनी औद्योगिक इकाइयाँ थी? 14,163, मात्र 14,000 इकाइयाँ थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखें 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वर्तमान में 73,961 यानी कि 73,000 के आसपास, यहाँ पे 74,000 के आसपास आप मानेंगे, इतनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यही कारण है कि आपका उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। अब देखते हैं इससे संबंधित बहुआयामी निर्धनता। तो बहुआयामी निर्धनता कहने का सिंपल मतलब हुआ, सामान्य शब्दों में आप कहेंगे गरीबी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे इस बार की ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसमें बहुआयामी गरीबी या निर्धनता का रिपोर्ट भी दी गई है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ये जो रिपोर्ट है ये किस पर आधारित थी, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16। तो 2015-16 में जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था और इसके अलावा अन्य जो सर्वेक्षण थे इनके आधार पर तैयार रिपोर्ट पर ये आधारित है, ठीक है, निर्धनता जो रिपोर्ट आई है। अब जो बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट है, इसके मामले में बहुआयामी निर्धनता अर्थात गरीबी के मामले में पूरे देश में उत्तराखंड का अगर स्थान देखते हैं तो उत्तराखंड 15वें स्थान पर है। अर्थात उत्तराखंड की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड गरीब राज्यों की श्रेणी में आएगा, तो 15वें स्थान पर इसका स्थान है। और इसमें आपका उत्तराखंड राज्य में कुल गरीबी प्रतिशत देखें, बहुआयामी निर्धनता अगर देखें तो यह है 17.72%, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक या फिर बहुआयामी निर्धनता जो रिपोर्ट है, तो बहुआयामी निर्धनता या गरीबी के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 15वां। और बहुआयामी निर्धनता कितनी है उत्तराखंड में? तो 17.72%, ठीक है। सीधे सीधे शब्दों में आप गरीबी इसको कह सकते हैं। आगे देखते हैं बहुआयामी निर्धनता का राष्ट्रीय औसत क्या है, तो राष्ट्रीय औसत है आपका 25%, 25.1%। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तराखंड जो है इससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, अर्थात राष्ट्रीय औसत से लगभग 7% कम यहाँ पर गरीबी पाई जा रही है। तो उत्तराखंड बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में, इसे ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक गरीब जिला, जहाँ पर सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता देखी गई, तो सर्वाधिक गरीब जिला है आपका अल्मोड़ा। अब जनरली ये कहा जाता है कि भैया पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर कोई आदमी गरीब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं है कि भुखमरी की। जैसे अगर आप प्लेन में चले जाएँ, मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पर आपको झुग्गी झोपड़ी वाले, रेलवे पटरियों के आसपास रहने वाले लोग मिल जाएंगे जिनके पास अपने घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन पहाड़ों में स्थिति ऐसी नहीं है, कितना ही भी गरीब किसान हो उसके पास 3 टाइम का खाना उपलब्ध होता है, यानी कि अन्न उसे मिलता है। उसके बावजूद भी राज्य में अगर आप देखें सर्वाधिक गरीब जिला, तो ये एक पर्वतीय जिला है अल्मोड़ा, जबकि हम जानते हैं अल्मोड़ा बहुत ज़्यादा विकसित अपने आप में जिला है।
तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सर्वाधिक गरीबी कहाँ है? अल्मोड़ा में। और कितनी है? 25.65%, ठीक है। और सबसे कम गरीबी अर्थात अमीर जिला कौन सा है? ये है आपका देहरादून, जहाँ पर केवल 6.88% ही गरीबी पाई गई है, ठीक है। इसके बाद हम जिलेवार देख लेते हैं सारे जिलों में, यानी कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है दूसरे नंबर पर कौन रहा, तीसरे नंबर पर कौन है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इन सब का एक लिस्ट बना के दे दी। तो देखें जिलेवार अगर औसत बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत हम देखते हैं तो अभी आपने देखा सर्वाधिक गरीबी कहाँ है? अल्मोड़ा में है 25.65%। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हरिद्वार, तीसरे पर है उत्तरकाशी और चौथे पर है उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा, इसके बाद इससे कम थोड़ा हरिद्वार में, फिर कम उत्तरकाशी और उससे थोड़ा कम उधम सिंह नगर। अगर हम बढ़ता क्रम देखें अर्थात सबसे कम गरीब राज्य देखें जो कि ठीक ठाक कंडीशन में होगा, तो ये है आपका देहरादून, सबसे कम गरीब। इसके बाद आता है थोड़ा सा ज़्यादा गरीब पौड़ी, फिर उसके बाद नैनीताल, उसके बाद रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो क्रम में लगाने के लिए आ जाएगा या पूछ दिया जाएगा कि आपका हरिद्वार कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो इस प्रकार के लिए आप लोग याद रखें। अब देखें एक तरीका हो सकता है इसे याद रखने का, सर्वाधिक गरीब जो है, जहाँ सर्वाधिक गरीबी है, तो गरीबी कहने का मतलब जहाँ 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, गरीब है, यानी कि भोजन नहीं है, अन्न नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो सर्वाधिक गरीब हैं इन्हें ज़रूरत है किसकी? आहार की। किस चीज़ की ज़रूरत है? आहार की। तो आहार की ज़रूरत है किसे? यूके को, उत्तराखंड को, यूएस को, ठीक है। यूके यूएस, तो ऐसे याद रखेंगे आहार यूके यूएस। जहाँ सर्वाधिक गरीबी है, गरीबी के लिए क्या चाहिए? आहार। तो आहार उत्तराखंड राज्य के गरीब जिलों के लिए। तो याद रखें आहार यूके यूएस से क्या होगा? आ से हो जाएगा अल्मोड़ा, हा से हो जाएगा हरिद्वार, यूके से हो गया उत्तरकाशी और यूएस से हो गया उधम सिंह नगर। तो ऐसे याद रखें आहार यूके यूएस अर्थात अल्मोड़ा, हरिद्वार, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। दूसरा, सबसे कम गरीबी जहाँ है, तो कम गरीबी है अर्थात वो अमीर है, तो अमीर लोग क्या करेंगे? इन्हें देंगे, क्या देंगे? आहार देंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं कि दे दो 13.5 रुपया, ठीक है, दे दो 13.5 रुपया। अब 13 क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया मैंने, उसे आगे बताता हूँ। तो दे दो 13.5 रुपया कहने का मतलब दे से हो गया आपका देहरादून, पौने से पौ से हो गया पौड़ी, ने से नैनीताल, और ये जो रुद्रप्रयाग है रुपया से हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 13 इंक्लूड किया वो इसलिए किया गया कि रुद्रप्रयाग और नैनीताल में जो गरीबी प्रतिशत है वो 13% के आसपास है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। ध्यान रखें आहार चाहिए यूके यूएस के लिए, दे दो 3.25 रुपया। तो ऐसे करके आप लोग सबसे गरीब और सबसे अमीर जो है इन जिलों को देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे राज्य में अगर हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमेशा के लिए, तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर नोट करें। इसकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? देखें राज्य में समग्र ग्रामीण बहुआयामी निर्धनता, यानी कि समग्र रूप से ग्रामीण जो आपका गरीबी है उसको देखें तो समग्र ग्रामीण बहुआयामी निर्धनता कितना है? 21.91%, ठीक है। तो ध्यान रखें लगभग 22% के आसपास है समग्र ग्रामीण बहुआयामी निर्धनता। और इसी प्रकार समग्र शहरी बहुआयामी निर्धनता को अगर देखें तो ये है आपकी 9.89%, अर्थात ग्रामीण निर्धनता ज़्यादा है उत्तराखंड में, ठीक है। समग्र ग्रामीण बहुआयामी निर्धनता लगभग 22%, जबकि शहरी है 9.89%। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर आप लोग नोट करेंगे, कहीं पे लिख लो, ठीक है। जहाँ पे आप लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जहाँ सर्वाधिक टाइम बिताते हैं, लिख के एक पर्चे में चिपका दो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे है प्रदेश में अगर हम देखें सर्वाधिक ग्रामीण बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत किस जिले में है। अभी तक तो हमने देखा कि सर्वाधिक ग्रामीण समग्र ग्रामीण बहुआयामी निर्धनता है वो कितना प्रतिशत है, ठीक है, 22% के आसपास। लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण बहुआयामी निर्धनता किस जिले में है देखें तो ये हरिद्वार है, जहाँ पर 29.55% ग्रामीण निर्धनता है, ठीक है। जबकि सबसे कम ग्रामीण निर्धनता देखें तो ये आपकी है देहरादून में। इसी प्रकार शहरी की बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक शहरी बहुआयामी निर्धनता, यानी कि शहरी जो गरीबी है उसकी बात करें तो यहाँ पे चंपावत में है सबसे ज़्यादा, लगभग 20.90%। जबकि सबसे कम शहरी बहुआयामी निर्धनता देखें तो ये आपका रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चमोली टिहरी में है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इन सभी जिलों की आपकी जो
समग्र निर्धनता है, समग्र बहुआयामी निर्धनता, ये 0% है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में समग्र शहरी बहुआयामी निर्धनता 0% है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 4 जिलों में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला है जिसकी समग्र बहुआयामी निर्धनता 0% नहीं है या फिर 0% से ज़्यादा है? तो इन चार जिलों में है केवल 0। इसके अलावा जितने भी हैं उनमें 1 से लेकर कहाँ तक है, 20% तक है या 21% तक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, जो ये समग्र बहुआयामी निर्धनता का आकलन हुआ है, इसके लिए क्या क्या मानक रखे गए? तो देखें, केवल आर्थिक मानक नहीं रखा गया है कि जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है, यहाँ पर केवल आर्थिक मानक नहीं रखा है। तो आर्थिक मानक के साथ साथ क्या क्या रखे गए हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें बहुआयामी समग्र जो बहुआयामी निर्धनता है इसके आकलन में किसको शामिल नहीं किया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को शामिल किया गया है इसमें। ठीक, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड विजन 2030 की। तो आपके आर्थिक सर्वे में ही इसकी भी बात की गई है। उत्तराखंड विजन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई लक्ष्य है 2030 तक के लिए। तो इसमें क्या किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्य है यानी कि SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने, समृद्धि प्राप्त करने और सुरक्षित व्यवस्था बनाने हेतु विजन 2030 को लक्षित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजन 2030 का संबंध किससे है पूछा जाएगा, तो सभी गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करना प्लस समृद्धि प्राप्त करना और सुरक्षित व्यवस्था बनाना, इससे इसका संबंध है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं ये रखे गए हैं, देख लेते हैं। तो विजन 2030 के अंतर्गत आपने देखा जो सतत विकास लक्ष्य हैं ये आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो गरीबी है, गरीबी के हर प्रकार को ख़त्म कर देना, या फिर हर प्रकार से समृद्धि प्राप्त करना या सुरक्षित व्यवस्था करना। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सारे लक्ष्य रखे हैं। अब इन लक्ष्यों को कितने समूह में बांटा गया ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं विजन 2030 के अंतर्गत, इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। वो 4 समूह कौन से हैं? पहला आता है आपका सतत आजीविका, दूसरा है मानव विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखें, जिस समाज में आप लोग रहते हैं यहाँ पे उस समाज का विकास होगा तो उसके साथ साथ आपका मानव का भी विकास हो जाएगा। ठीक है, समाज का विकास होगा तो आपका मानव का विकास भी होगा, और मानव का विकास तभी होगा जब आप पर्यावरण को भी विकसित करें। तो अपने समाज के साथ साथ आप पर्यावरण को जब ध्यान रखेंगे तब जाके मानव का विकास होगा और उसके बाद मानव को सतत आजीविका मिल सकेगी। इसमें कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, तो यहाँ लग देगा आपका सतत शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, सतत विकास की बात आई है तो एक इंडेक्स भी जारी किया गया था 2021 में, सतत विकास सूचकांक 2021 यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। तो ये आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। तो जो आपका सतत विकास सूचकांक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, यहाँ पे लक्ष्य भी ऐड कर लें, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है ये नीति आयोग द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस बार जो जारी हुआ है 3 जून 2021 को ये जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। इसका अर्थ क्या हुआ कि सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड काफ़ी अग्रणी राज्य है, ठीक ठाक कंडीशन में। ठीक है, तो उत्तराखंड को इसमें चौथा स्थान मिला हुआ है। अब बात करते हैं बजट 2022-23 की, जो इस बार प्रख्यापित है बजट 2022-23, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये पेश किया गया 14 जून 2022 को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 14 जून 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया। पेश किसने किया? तो ये वित्त मंत्री पेश करते हैं बजट को। ठीक है, और कौन है वित्त मंत्री उत्तराखंड के? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद्र अग्रवाल हमारे वित्त मंत्री हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट कितना अनुमानित है, सॉरी कितना बजट यहाँ पे रखा गया, कितना लक्ष्य है? ठीक है, तो ये बजट है आपका 65,571 करोड़ रुपया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में कि वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है। तो ये बजट कितना घोषित है? 65,571 करोड़ रुपया। ठीक है, अगर आप देखें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा कितना ये ज़्यादा है, तो इस बार लगभग 12% अधिक है पिछले जो वित्तीय वर्ष है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा 12% ये अधिक है। इसमें आपका राजस्व व्यय कितना होगा? जो ये टोटल बजट है 65,561 करोड़, इसमें से राजस्व व्यय कितना होगा? 49,013 करोड़ रुपया, और पूंजीगत व्यय कितना है? 16,558 करोड़ रुपया। ठीक है, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे जरूर याद रखेंगे कितना बजट टोटल है। ठीक है, अगला है
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसे सर्वसमावेशी बजट कहा है। और ये क्यों कहा? क्योंकि सर्वसमावेशी कहने का मतलब है इसमें सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, विकलांग, छात्र, छात्राएं सभी को सम्मिलित किया गया, ठीक है, गरीब अमीर सबके लिए है, तो इसलिए इसे सर्वसमावेशी बजट कहा गया है। तो इसके अंतर्गत कुछ घोषणाएं की गई होंगी ऐसी जो कि सबके लिए हैं, इसलिए तो सर्वसमावेशी इसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो उन घोषणाओं को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्राप्ति अनुमान कितना है, अर्थात हम कितना कुल प्राप्त करेंगे। हमने खर्च तो इतना कर रहे हैं, हम 65,571 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो हमें कर से या फिर किसी भी अन्य चीज़ से कितना राजस्व प्राप्त होगा। तो अगर हम कुल प्राप्ति अनुमान की बात करें तो इस वर्ष की प्राप्ति अनुमान है 63,774 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भैया 65,571 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और हमें प्राप्ति हो रही है केवल 63,774 करोड़, तो जो बाकी बचा वो कहाँ गया? बीच का जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ से आएगा? तो वो आपका आप पर ब्याज पड़ जाता है, सॉरी आप पर वो एक ऋण के रूप में रहता है और उसी को कहा जाता है आपका राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो देखिए राजकोषीय घाटा हम देख लेते हैं कितना है इस बार। तो लगभग ये अनुमानित राजकोषीय घाटा जो रहने का अनुमान है ये है 8,503.70 करोड़ रुपया, जो कि GSDP का यानी कि जो ग्रॉस स्टेट ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं, तो इसका लगभग 3.07% रहने का अनुमान है। तो इतना होगा ये, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस वर्ष के लिए जो 2022-23 का बजट है, इस बजट के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है, या फिर आप लोग इसे ऐसा कह सकते हैं SGDP, ठीक है, यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इसका कितना प्रतिशत है? 3.07% रहने का अनुमान है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये देखा कि कुल प्राप्ति अनुमान तो इतना है 63,774, केवल राजस्व प्राप्ति की बात करें तो ये है आपका 51,474 करोड़ रुपया, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है और इसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रख लेना कि ये GDP का कितना परसेंट होगा? 3.07% होगा राजकोषीय घाटा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो 2022-23 का बजट है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पहला है कि बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल स्टेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़े से पर्यटकों के लिए सुविधाएं दे दी जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इसे विकसित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही आप लोगों ने अभी अभी सुना होगा, न्यूज़ में आया था कि केदारनाथ को आपका हॉट सिटी बनाया जा रहा है। जैसे आपका ये जितने भी ठंडे प्रदेश होते हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनकी तरह हॉट सिटी बनाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे ऐसे कमरे बनाए जाएंगे और बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी जिसमें लोगों को बर्फ़ भी गिर रही है बाहर तो आराम से वो अंदर रह सकते हैं, ठीक है, ठीक ठाक टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, तो उसे हॉट सिटी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लेना, केदारनाथ को विकसित किया जा रहा है हॉट सिटी के रूप में, ठीक है, जबकि इसे किस रूप में विकसित किया जा रहा है? बद्रीनाथ को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल स्टेशन के रूप में। आगे देखते हैं, दूसरा है मानसखंड मंदिर माला मिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसखंड आपका कुमाऊं क्षेत्र, तो मानसखंड मंदिर माला मिशन, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो मंदिर हैं मेनली उन मंदिरों का विकास किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक है, और उनको आपस में जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी उनमें। तो उत्तराखंड के लिए जो मानसखंड मंदिर माला मिशन यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, इसके तहत 38 प्रमुख मंदिर सम्मिलित किए जाएंगे कुमाऊं क्षेत्र के मेनली, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ पर्यटन स्थलों को भी इसमें सम्मिलित करके इनका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, मानसखंड मंदिर माला मिशन का इसमें घोषणा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 20,498 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसी बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो 20 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग यहाँ से क्या सर्च करेंगे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला है सूर्योदय रोजगार योजना फेज 2, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज ही सर्च करें और यहीं पर ऐड करें सूर्योदय रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है। और इसके फेज 2 के तहत कहा गया है कि जो 6,000 परिवार हैं इन्हें क्या दिया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र दिए जाएंगे। तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि सूर्योदय रोजगार योजना के तहत जो आपका ग्रामीण परिवार है इन्हें कितने किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो ये घोषणा की गई है कितना? 3 किलोवाट तक का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, 3 किलोवाट तक का ऊर्जा संयंत्र दिए जा रहे हैं जो कि सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे, किस योजना के तहत? सूर्योदय रोजगार योजना के तहत, ठीक है। अगला है ग्रामीणों को और प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा जायका के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है इसमें, ठीक है।
और जायका आप लोगों ने सुना होगा, जापान की एक कंपनी थी जायका करके, तो उसका हमने सहारा लिया था। उसके सहयोग से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मेनली जो आपके जल स्रोत हैं और वन हैं, इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, वन में जो जल स्रोत हैं और जो वन हैं या फिर घास चारागाह भूमि है, उनका संरक्षण के लिए ये जायका परियोजना लाई गई थी, जो कि जापान की एक कंपनी है। तो इसके बारे में आप लोग परीक्षावाणी में पढ़ लेना डिटेल। ठीक है, तो इसके तहत 1600 करोड़ रुपये की खर्च करने की यहाँ पे स्वीकृति मिल गई है केंद्र सरकार द्वारा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भरसार और चौबटिया, भरसार आपका पौड़ी, ठीक है, जहाँ पर आपका मेनली सबसे ज़्यादा फेमस है औद्यानिकी विश्वविद्यालय है वहाँ पे, तो भरसार पौड़ी में। और दूसरा चौबटिया उद्यान, चौबटिया उद्यान जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अल्मोड़ा में, तो यहाँ पर सगंध पादप केंद्र खोले जाएंगे, ये भी घोषणा की गई है। ठीक है, वैसे अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो सगंध पादप केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो सगंध पादप केंद्र आपका सेलाकुई देहरादून में। ठीक है, आगे बात करते हैं बजट के प्रमुख मद या कि आवंटन, इसे आप लोग कह सकते हैं। तो क्या क्या वितरित किया गया, कहने का मतलब ये है किस क्षेत्र में कितनी चीज़ें दी गई, कितना धन दिया जा रहा है। ठीक, तो पहला देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, हर सेक्टर में वितरित किया जाएगा, क्योंकि 65,571 करोड़ रुपया है बांटने के लिए, तो बांटा गया होगा। लेकिन हम सभी चीज़ों को नहीं देख सकते, है ना, इतनी चीज़ें याद भी नहीं रखी जा सकती और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं एग्जाम के लिए। तो यहाँ जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, मैंने केवल वही कवर किए, तो आप लोग भी इतना ही देखें। पहला है समग्र शिक्षा अभियान, जो आपका समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, तो इसके अंतर्गत आपका कितना करोड़ रुपया खर्च करने की यहाँ पे बात की गई है, तो इसके मद में है 1247 करोड़ रुपया, यानी कि 1247 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के लिए। दूसरा है नंदा गौरा योजना, तो इसके तहत 500 करोड़ रुपया इस योजना को दिया गया है। तीसरा है अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना, 12.87 करोड़ रुपया, ठीक है, सॉरी 12.28 करोड़ रुपया। अब आप लोग क्या करेंगे, नंदा गौरा योजना है, ये समग्र शिक्षा अभियान है, या अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना है, ये कब शुरुआत हुई है इनकी, इन्हें सर्च करेंगे। ठीक है, अगला है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु 267 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास, ठीक है, तो ग्रामीण कौशल विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना चली थी, तो इसके अंतर्गत कितना है 105.41 करोड़ रुपया इसमें खर्च करने की बात की गई है इसमें। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अभी आपका राष्ट्रीय स्तर की योजना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको जरूर सर्च कर लें कब से शुरू हुई है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 43.15 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी नेशनल लेवल की है, और इस योजना के तहत 112.38 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। आगे बात करते हैं मनरेगा योजना, तो मनरेगा योजना के तहत 297.84 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। और मनरेगा योजना तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कब आपकी शुरू हुई, ठीक है, कब इसका नाम मनरेगा हुआ, और ये इस योजना के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है, ठीक है, और रोजगार अगर इतने दिन में नहीं मिला तो कितने रुपये का भत्ता मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सर्च करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2006 को हुई थी, इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके मनरेगा किया गया है। बाकी चीज़ें आप लोग सर्च करें। अगला है मेरा गांव मेरी सड़क योजना, इसके तहत 13.84 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे भी सर्च कर लेना कब की ये योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ग्रामीण जो है, एक तो शहरी आती है अर्बन के लिए, ठीक है, एक है ग्रामीण, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु कितना रुपया खर्च करने की बात की गई है, 311.76 करोड़। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट अटल आयुष्मान योजना, ये भी सर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अटल आयुष्मान योजना के तहत 300 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गतिशक्ति कार्यक्रम 10 करोड़ रुपया। सीमांत क्षेत्र विकास योजना, अभी हमने 2-3 योजनाएं देखी सीमांत क्षेत्र में विकास के लिए। ठीक है, कल की वीडियो में हमने बात की थी प्रथम गांव समेकित विकास योजना, तो यहाँ पे ये जो सीमांत क्षेत्र विकास योजना है, ये सारा पैसा इन्हीं योजनाओं में जाएगा। ठीक है, जो सीमांत गांव है, चाहे हिम प्रहरी योजना हो या फिर आपका ये प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना हो, ठीक है, तो इस प्रकार की योजनाओं में आपका ये जो 20 करोड़ रुपया है इसे खर्च किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला है देहरादून में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमने बात की थी, सीपेट करके इसे जाना जाता है। यहाँ पे आपका खोला गया क्या, प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र। ठीक है, तो इस पर 10 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं, सरकार ने जब इतनी चीज़ें दे दी हैं, घोषणाएं भी कर दी, तो अपनी उपलब्धियां भी गिनाई होंगी कि भैया हमने तो ये कर दिया, इस साल ये किया है, हमारी उपलब्धि ये रही है। ठीक है, तो उपलब्धियां भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय स्तर की योजना है, आप लोग सर्च करेंगे कि इसे कब शुरू किया गया। ठीक है,
चलो मैं ही बता देता हूँ, 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, बाकी योजनाएं आप लोग खुद सर्च करेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक, कब से 2014 से लेकर 31 मार्च 2022 तक उत्तराखंड में कुल कितने खाते खोले गए हैं, ये सरकार ने गिनाया। कितने? लगभग 30 39 442। तो आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे 30 40 के आसपास, ठीक है। कितने खाते? 30 40। तो ऐसे 30,000, सॉरी ये 30,39,442 खाते खोले गए, ठीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपके दो टाइप की योजनाएं थी, ठीक है। एक सड़क सुरक्षा बीमा थी, एक आपका ये जीवन ज्योति वाली थी। तो दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को ही आप लोग सर्च करें। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्राहक कवर किए गए हैं? लगभग 22,62,442 के आसपास, ठीक है। यानी कि 22.5 लाख आप लोग कह सकते हैं। तो इतने लोगों को जो बीमा कवरेज है ये दिया जा चुका है। तो ये भी एक सरकार की उपलब्धि है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब मुद्रा जो है आपका, ये योजना जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो होते हैं, ठीक है, इन लोगों को जो सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जैसे आपका कुटीर उद्योग खोला किसी ने, मसाला उद्योग खोल लिया, आपके जो घर से मिर्च है, हल्दी है, इसको लेकर पीस के मसाला बेचते हैं लोग, ठीक है। तो मसाला कुटीर उद्योग खोल लिया, या फिर ऐसे कोई अन्य कुटीर उद्योग खोल रहे हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है इस उद्योग को खोलने के लिए, और इसके लिए बहुत कम उनसे ब्याज लिया जाता है या फिर सब्सिडी दी जाती है। तो उसके लिए योजना है मुद्रा। तो मुद्रा योजना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। इसे आप सर्च करें, कब से शुरू की गई और कितना इसमें ऋण दिया जाता है, क्या क्या प्रावधान है, सारे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत नए सूक्ष्म उद्यमियों को वर्ष 2021-22 में उपलब्ध ऋण कितने हैं, जब से शुरू हुई तब से अभी तक? तो ये है आपका लगभग 2,396.63 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने लोगों को ऋण उपलब्ध हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला है वर्ष 2021-22 होगा, ठीक है। वर्ष 2021-22 में जो जीएसटी है, जीएसटी में वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? 16%, ठीक है। तो वर्ष 2021-22 में राज्य जीएसटी में वृद्धि कितनी हुई है? 16% वृद्धि हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। तो राज्य की जीएसटी में 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कितनी वृद्धि हुई? 16% की, ठीक है। अगला देखें, वर्ष 2020-21 में निर्यात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 18वां है। और देश के कुल निर्यात में राज्य का हिस्सा है लगभग 0.74%, ठीक है। 18वां स्थान मिला है, और इसमें आपका निर्यात में योगदान कितना है इसका? 0.74%, ठीक। आगे बात करते हैं ई श्रम पोर्टल। एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है इसी साल, जो पिछला साल था, ठीक है, अगस्त 2021 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ई श्रम पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष हुई, पूछ देंगे। तो अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। और ई श्रम पोर्टल जो है, ई श्रम पोर्टल है क्या? इस पोर्टल के अंतर्गत अभी आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग थे, इन लोगों का पंजीकरण किया जा रहा था, जो काम कर रहे हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है। संगठित और असंगठित आप लोग जानते होंगे। संगठित क्षेत्र कहने का मतलब है कोई ऐसा सेक्टर जहां पर आपको एक निश्चित सैलरी मिलती है, निश्चित अवकाश मिलते हैं, निश्चित स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। और जहां ये सब नहीं मिलता वो असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। तो जनरली आप लोग ये मान सकते हैं कि सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र है और जो प्राइवेट में लगे हैं असंगठित हैं। तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करना था, जिन्हें सरकार खाते में 2,000-5,000 रुपये ऐसे डाल देती, ठीक है। तो वही है आपका ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है सीधा सीधा। तो ध्यान रखेंगे कि देश में इसका स्थान है तीसरा। असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक थे, उन श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर नामांकन करने में या पंजीकरण करने में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है पूरे देश में, ठीक है। अगला आता है निर्यात में एक इंडेक्स जारी हुआ था नीति आयोग के द्वारा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। यानी कि निर्यात ये इंडेक्स हुआ एक तरीके से निर्यात सूचकांक। तो निर्यात सूचकांक या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। और इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? 17वां स्थान इसे उत्तराखंड को मिला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो अभी सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो 17वें स्थान पर, ठीक। अगला है हिमालयी राज्यों की श्रेणी में इसे कौन सा स्थान मिला? तो हिमालयी राज्य में तो पहला स्थान मिला है, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आपका जो आर्थिक सर्वे है समाप्त होगी। अब इसके बाद हम कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करंट अफेयर के, उन्हें कवर कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है उत्तराखंड शौर्य सम्मान। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये पहली बार राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखें किसे मिला है? स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, ये शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है।
शिक्षा मंत्री भी हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जो धन सिंह रावत हैं, इन्हें उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपके पहले राजनेता हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इससे पहले तक ये सम्मान राजनीति के क्षेत्र में नहीं मिलता था। ठीक है, ये राजनीतिक लोगों को नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार ये आपका एक राजनीतिक नेता धन सिंह रावत जी को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो इस बार वर्ष 2022 के लिए जो उत्तराखंड शौर्य सम्मान है वो किसे मिला है? धन सिंह रावत जी को। ठीक है, कब प्रदान किया गया? 9 जून 2022 को। कहाँ? देहरादून में। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तराखंड शौर्य अभियान समिति के द्वारा। ठीक है, इससे पूर्व यह सम्मान केवल गैर राजनीतिक लोगों को ही दिया जाता था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखें। अगला देखते हैं। अब हमने उत्तराखंड शौर्य सम्मान देख लिया, तो उत्तराखंड रत्न सम्मान भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। उत्तराखंड शौर्य सम्मान की बात आई तो धन सिंह रावत जी। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड रत्न सम्मान किसे मिला है? तो देखें, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस क्षेत्र में मिला है? उच्च शिक्षा। और धन सिंह रावत जी को भी उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के क्षेत्र में। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तराखंड रत्न सम्मान दिया गया किसे? प्रोफेसर NK जोशी जी को। किसे दिया गया है? प्रोफेसर NK जोशी, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, सॉरी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो प्रोफेसर NK जोशी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। और कब मिला है? 9 मई 2022 को। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये संस्था, इस संस्था की ओर से पुरस्कार दिया गया। इस संस्था की ओर से एक समारोह किया गया था। ठीक है, और इस समारोह में ही प्रोफेसर NK जोशी जी को उत्तराखंड रत्न सम्मान मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है ये मैंने आपको बता दिया, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में धन सिंह रावत जी को उत्तराखंड शौर्य सम्मान मिला। किस क्षेत्र में? उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर योगदान के लिए। ठीक है, आगे बात कर लें एक और पुरस्कार की, नंदा देवी वीरता सम्मान। तो नंदा देवी वीरता सम्मान आपका, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर महिलाएं जो है कोई अच्छा काम करें, वीरता पूर्वक काम करें, तो उनको दिया जाता है। तो इस बार 15 महिलाओं को मिला। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। ठीक है, तो नंदा देवी वीरता सम्मान कितनी महिलाओं को दिया गया है? 15 महिलाओं को। और किसके द्वारा दिया जाता है? श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति द्वारा। ठीक है, श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और इस बार ये 1 नवंबर 2022 को देहरादून में प्रदान किया गया। इसके अलावा ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, तो ध्यान रखें। राज्य स्त्री शक्ति तिलु रौतेली पुरस्कार, जनरल भाषा में इसे तिलु रौतेली पुरस्कार कहा जाता है। तो राज्य स्त्री शक्ति तिलु रौतेली पुरस्कार इस बार दिया गया है आपको कितनी महिलाओं को? 12 महिलाओं को। तो सीधा क्वेश्चन यही आता है यहाँ से कि तिलु रौतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया वर्ष 2022 में? तो 2022 में 12 महिलाओं को दिया गया। कब दिया जाता है पूछा जाएगा? तो 8 अगस्त को, क्योंकि इसकी तिथि निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि तिलु रौतेली का जन्म 8 अगस्त को माना जाता है। ठीक है, श्योर नहीं है, इसके लिए एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता, लेकिन मानते हैं कि 8 अगस्त को होता है और 8 अगस्त को ही उनकी जयंती बनाई जाती है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि तिलु रौतेली पुरस्कार 8 अगस्त को दिया जाता है। और किसकी स्मृति में दिया जाता है? वीरांगना तिलु रौतेली। ठीक है, इनका वास्तविक नाम आपको पता होगा, तिलोत्तमा देवी था। ठीक है, और इनकी घोड़ी का नाम भी पूछा गया एग्जाम में, बिंदुली था। इनकी सहेलियां हैं। ठीक है, ये बेलू और रक्की, इस टाइप का कुछ नाम है उनका। तो एक बार इनको देख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलु रौतेली के बारे में पढ़ना। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया गया? राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और इसका कार्य क्षेत्र इसी बार पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो ये किस कार्य क्षेत्र में दिया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य के लिए। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में, कोई निश्चित कार्य क्षेत्र नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए या फिर वीरतापूर्वक साहसिक कार्य करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब ये ध्यान रखेंगे, केवल वीरता के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, कोई युद्ध लड़ दिया, किसी की जान बचा दी, सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं, हिमालय दर्शन हेली सेवा। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है हेली सेवा, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सेवा दी जाएगी। क्या है हिमालय दर्शन हेली सेवा? आइए जानते हैं। तो इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2022 को। और एक क्या है इसको जानते हैं। इससे पहले किसने शुरू किया? राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हिमालय दर्शन हेली सेवा है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? जो आपका मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हेलीपैड है, इस हेलीपैड से आप लोगों को एक हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी, जिसमें आप 15 से 20 मिनट क्या कर सकते हैं? जो बर्फीली चोटियां हैं हिमालय की, उनको ऊपर से निहार सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपको घुमाया जाएगा। इसके लिए लगभग आपका 7,500 के आसपास फीस रखी गई है 15 से 20 मिनट घुमाने के लिए। तो आपको घुमाएंगे और वापस वहीं पर छोड़ देंगे। अगर आप लोग इसमें आधा घंटा 1 घंटा घूमना चाहते हैं तो ये फीस बढ़कर 14,000 या 15,000 के आसपास हो जाती है। ठीक है,
तो ये सेवा शुरू की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कब हुई शुरुआत, 2 अक्टूबर 2022 को। कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई आपकी मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हेलीपैड से, ठीक है। और इसका उद्देश्य हम लोग देख लेंगे। इसका उद्देश्य है जॉर्ज एवरेस्ट हेलीपैड से उड़ान भरकर हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं और उत्तराखंड के अलौकिक नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ताकि पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जा सके। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले कितनी राशि दी जाती थी, अब उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो देखिए क्या बढ़ोतरी की है। इसकी अधिसूचना पहले आई, घोषणा कब हुई है, 8 सितंबर 2022 को। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें 8 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा हुई है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कब घोषणा हुई है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कितनी राशि दी जाएगी, ठीक है। तो पात्रता कहने का मतलब है कि किन लोगों को ये दिया जाएगा। तो देखें, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक पाने वाले, पहली बात, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जिनको अंतर्राष्ट्रीय जो खेल प्रतियोगिता हैं इनमें जो पदक पाएंगे प्लस जो इनमें भाग लेंगे, भागीदारी करेंगे, दोनों को ही, ठीक है। लेकिन किस खेल में भागीदारी करनी है उसमें हम आगे बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों और साथ ही साथ प्रशिक्षकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार में की गई है वृद्धि, ठीक। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पदक किसी ने प्राप्त किया, जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने किया था, ठीक है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त किया, या फिर अभी लक्ष्य सेन ने किया है, गोल्ड मेडल मिला है, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मिलेगा ही, उसके बाद नेशनल स्तर पर भी मिलेगा। उसके बाद जब ये राज्य में आएंगे और अगर राज्य के हैं जैसे लक्ष्य सेन जी हैं, तो राज्य के द्वारा इन्हें जो पुरस्कार दिया जाएगा उसमें वृद्धि की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या क्या है, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले को, ओलंपिक गेम्स में जो हिस्सा लेगा उसकी बात हो रही है केवल, ठीक है। तो कौन से खेल में पदक पाने वाले या फिर भाग लेने वाले, ओलंपिक में। तो ओलंपिक में स्वर्ण पाने वालों को 2 करोड़ रुपया, पहले कितना मिलता था, पहले ये मिलता था 1.5 करोड़, ठीक है। तो अब 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2 करोड़। रजत पदक पाने वालों को इससे थोड़ा कम, 1.5 करोड़। कांस्य पदक पाने वालों को उससे थोड़ा कम, 1 करोड़। और ओलंपिक में भाग लेने वाले को, केवल भाग लेने वाले को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। पहले कितना दिया जाता था, स्वर्ण पदक वाले को 1.5 करोड़ दिया जाता था, ठीक है। रजत वाले को दिया जाता था आपका मात्र 1 करोड़ रुपया। कांस्य पदक वाले को दिया जाता था 50 लाख रुपया, और प्रतिभाग करने वाले को दिया जाता था 5 लाख रुपया, जो कि बढ़ाकर कर दिया कितना, अब 50 लाख रुपया, ठीक है। तो ये बढ़ोतरी की है, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, कुछ मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जब मेले या फिर आपके गाड़ गधेरे नौले ताल झील ये सब पूछते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखेंगे कौन से मेले राजकीय घोषित हुए हैं। तो पहला है आपका सल्ट शहीद मेला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, ठीक है। सल्ट की भूमिका के लिए इसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, आपने सुना ही होगा, तो इंपॉर्टेंट है। कब लगता है मेला, 5 सितंबर को। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 1942 में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस दौरान जो अल्मोड़ा क्षेत्र था ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा, यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा सक्रियता दिखाती है। और यहीं पर 3 कांड होते हैं आपके, ठीक है। कब, पहला है आपका 19 या फिर 18 अगस्त को। तो पहला आता है आपका 18 अगस्त को, इसके बाद अगला आता है आपका 25 अगस्त को, और उसके बाद अगला आता है आपका 5 सितंबर को, ठीक है। तो ये 3 कांड हुए। पहला हुआ आपका देघाट अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ आपका सालम में, ठीक है। सालम का शेर राम सिंह धोनी, उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान था, वो फरार हो गए थे बाद में, ठीक। और तीसरा 5 सितंबर को सल्ट में, ठीक है, जिसका मुख्यालय था खुमाड़। तो ये 3 जगह बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई सल्ट में, ठीक है। और सल्ट में जो घटना थी, इसे देखकर गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली नाम दे दिया था, क्योंकि बारदोली में भी ऐसी घटना हुई थी जो कि गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो आपके सल्ट के निवासी थे, इन निवासियों के योगदान की स्मृति में ये मेला लगता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को ही, ठीक है, क्योंकि इसी दिन ये घटना हुई थी, और इसे सल्ट शहीद मेला कहा जाता है, ठीक। कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में। तो ये ध्यान रखें, इस बार इसे राज्य की घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनेंगे, जो आपका सल्ट मेला, सल्ट घटनाकांड था, ठीक है। तो सल्ट क्रांति में जो शहीद होने वाले लोग हैं उनके नाम पूछ दिए जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि भैया देघाट में तो आपके 4 लोग शहीद हुए थे, सालम में 2 लोग शहीद हुए थे, और सल्ट में 4 लोग शहीद हुए थे। इनके नाम आप लोग सर्च करें क्या क्या हैं करके, ठीक है। अब हम बताने लगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो आगे चलते हैं। दूसरा है जागरा मेला। तो आपने पढ़ा होगा कि जागरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है यूके ट्रिपल के द्वारा, तो ये आगे भी बन सकता है। जागरा मेला आपका देहरादून के हनौल में आयोजित किया जाता है। और जो आपका हनौल है ये किस देवता का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है, महासू देवता का, ठीक है। जो आपके जौनसारी जनजाति है इनके द्वारा मनाया जाता है। हनौल में एक मेला लगता है महासू देवता के लिए, इसमें महासू देवता की डोली निकाली जाती है, उन्हें टॉन्स नदी में स्नान कराया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका जागरा मेला।
तो इस मेले को 5 अगस्त 2022 को राजकीय घोषित कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला है क्रांति दिवस मेला। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ी है तो ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। क्रांति दिवस मेला कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को आपने पढ़ा होगा पेशावर कांड। कौन सा कांड? पेशावर कांड, ठीक है। और पेशावर कांड के जो नायक थे वो कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे आपके अफगानिस्तान में उस टाइम पे तैनात थे, और वहाँ पर इन्हें जनरल रिकेट के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट जनरल था रिकेट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि इन पर फायर करो, गढ़वालियों पर। तो ये क्या कहते हैं? गढ़वाली सीज फायर। तो अपनी फायर को रोक देते हैं, और इसके लिए इन्हें 3 साल 11 माह की सज़ा हो गई थी, ठीक है। 3 साल 11 माह 18 दिन ऐसे कुछ सज़ा हुई है इन्हें, काले पानी की सज़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना से प्रेरित होकर ही मोतीलाल नेहरू जी ने, ये ध्यान रखना, किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने क्रांति दिवस की शुरुआत की थी, यानी कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्या दिवस? गढ़वाल दिवस, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और इसी गढ़वाल दिवस के अवसर पर आपका यहाँ पे क्रांति दिवस मेला मनाया जाता है, और इसे कहाँ मनाया जाता है? पीठसेन पौड़ी में। और इस मेले को अभी राजकीय घोषित कर दिया गया। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे चलें। 2021 में, वर्ष 2021 में भी कुछ मेलों को राजकीय घोषित किया गया। तो यहाँ से संभावना है, इसलिए मैंने कवर कर दिया, बहुत ज़्यादा डेटा इसमें कवर नहीं किया गया है। तो सीधे सीधे देख लेंगे। खतलिंग पर्यटन विकास मेला कहाँ आयोजित होता है? टिहरी में, ठीक है। खतलिंग दे टिहरी के नाम आपको पता होगा, खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में, तो यहीं आयोजित होता है खतलिंग पर्यटन विकास मेला। दूसरा है जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा का श्रावणी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पुत्रदाता मेले के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इस मेले में रात भर हाथ में दिए का दीपक लेकर खड़े रहते हैं पति पत्नी, और पुत्र प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये कुमाऊं का है। अगर आप लोग गढ़वाल का देखेंगे तो कमलेश्वर मंदिर जो कि पौड़ी में है, इसे भी पुत्रदाता मंदिर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जागेश्वर का श्रावणी मेला इंपॉर्टेंट है। अगला है शालदे बिखौती मेला। ये अल्मोड़ा में आयोजित होता है। अल्मोड़ा के कहाँ? द्वारा हाट में आयोजित होता है, ठीक है। शालदे बिखौती मेला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो शालदे बिखौती मेला है 2 दिन लगता है, मतलब एक दिन रात्रि को लगेगा, फिर दूसरे दिन लगेगा। और इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 वर्ग भाग लेते हैं। कौन कौन से? आल, गरख और नौजुला वर्ग, ठीक है। आल, गरख और नौजुला, ये 3 वर्ग इसमें भागीदारी करते हैं, और इसी में आपका एक पूरा का पूरा इन्हें डल जाता है, और द्वाराहाट मार्केट में ओढ़े को भेंटने की प्रथा इसमें पूरी की जाती है, जो रस्म है उसे पूरा किया जाता है। तो ये आप लोगों ने अगर इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो इसके लिए हम परीक्षावाणी की डिटेल वीडियो लाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द ही परीक्षावाणी सीरीज शुरू होगी, और उसमें आपका कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। और आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग केवल परीक्षावाणी से ही 30 से 35 के बीच में आराम से नंबर ला सकते हैं, और इस तरीके से मैं परीक्षावाणी पूरी करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहना। तो ये आपका ध्यान रखें। सियालदे बिखौती मेला अल्मोड़ा में जो लगता है, इसे भी राजकीय घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अगला है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये क्या चीज़ है? ये एक पुस्तक है, और किसने लिखी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी आराधना जौहरी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं टेम्पल टेल की, यानी कि मंदिरों की कहानी। तो मंदिर में क्या होता है भैया? पूजा होता है, अर्चना होती है, आराधना होती है, ठीक है। तो आराधना जौहरी जी ने ही लिखी है आपकी टेम्पल टेल ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक। तो आप लोग बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें उत्तराखंड राज्य के लगभग 800 मंदिरों का वर्णन किया गया। तो 800 से अधिक मंदिर इसमें कवर किए हैं आराधना जौहरी जी ने। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स, यानी कि मंदिर की कहानियाँ, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड किसकी किताब है? आराधना जौहरी की, ठीक है। अगला है प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप लोगों को पता होगा कि जो आपका उत्तराखंड राज्य है, इसकी राजभाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया संस्कृत को। और मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से बोला था, इस वीडियो में फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत द्वितीय राजभाषा घोषित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताएं। तो देखें जो संस्कृत ग्राम है ये क्यों खोले जा रहे हैं? इसी राजभाषा के विकास के लिए, ठीक है। इसकी अधिसूचना जारी हुई है 3 अगस्त 2022 को, और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत का उन्नयन करना, यानी कि इसका विकास करना और इसको जन जन तक पहुंचाना, ठीक है। वर्तमान में कौन कौन से गांव संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा। निम्न में से किस गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है? तो पहला है आपका किमोठा ग्राम जो कि चमोली में है, और दूसरा है भंतोला ग्राम जो कि अल्मोड़ा में है। इन दोनों को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है, और इसके बाद अब प्रत्येक जिले में, राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है।
तो ये किस चीज़ के लिए है? राजभाषा, जो द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, इसके विकास को या फिर इसकी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो ये है आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे इनको कवर किया। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपकी जो सीरीज़ है ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके तुरंत बाद जो आपकी जो पटवारी एग्ज़ाम होने वाला है, इसके तुरंत बाद हम लोग परीक्षावाणी की जो सीरीज़ है, ठीक है, परीक्षावाणी रेगुलर क्लास वाली सीरीज इसे शुरू करेंगे और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर से पहले पहले मैं समाप्त कर दूंगा। और यकीन मानिए कि इसमें हम ऐसे कवर करेंगे परीक्षावाणी को कि आपका कोई पॉइंट नहीं छूटेगा और आपको उसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भले ही उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए पढ़े हों या फिर आप उत्तराखंड की जियोग्राफी के लिए पढ़े हों, ठीक है। तो आप लोगों का इससे पूरा हो जाएगा और यकीन मानिए 30 से 35 नंबर आप लोग आराम से बना जाएंगे इन सीरीज़ से। तो इन्हें फॉलो करते रहिए। बाकी कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।